अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफ़ा शाह साहब के पास लइये भक्खर वाली साइड पर कोई गांव था। वहाँ से एक फैमिली आई। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, डरे हुए थे और शाह साहब से मिलना चाहते थे। सख्त सर्दियों के दिन थे, धुंध बहुत ज़्यादा थी उस दिन भी, और सर्दी भी मामूल से कुछ ज़्यादा। दिन होते ही शाम का मंजर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से सुबह हुई ही नहीं और शाम का ही मंजर हो। वो लोग आए, शाह साहब के पास बैठे। उन लोगों ने कहा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत सफ़र करके आए हैं, हमारी मदद करें। हम लोगों को बहुत सख्त मुसीबत दरपेश है। हम लोगों के घर में एक खौफनाक बूढ़ी चुड़ैल का बसेरा हो चुका है और वो हमें हमारे घर में रहने नहीं दे रही। अपने ही घर में हम लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा अज़ाब में मुब्तला है। शाह साहब ने पूछा कि मुझे पूरी बात बताओ कि मसला क्या है और किस तरह से तुम लोगों की जिंदगी उसने अजीरन कर रखी है। उन लोगों का ये कहना था कि लइये भक्खर में जो हमारा गांव है, हमारा गांव एक बहुत कदीम और पुराना गांव है। हम लोगों का जो घर है, हम लोगों का घर भी हम लोगों के डेरे पर ही है। ज़्यादातर वहाँ पर लोगों के घर अपने डेरों पर ही है। जहाँ पर ज़मीन रकबा है वहीं पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। हमारा घर भी हमारे डेरे पर ही है। डेरे के आसपास बहुत ज़्यादा घने दरख्तों का सिलसिला है। वहीं पर हमारा मिट्टी का घर है। उस घर में हम पिछले 3 बरस से रह रहे हैं। पहले तो सर्दियों के मौसम में शाम होते ही हम लोग अपने घरों में महसूर हो जाया करते थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती थी कि बाहर बैठा ही नहीं जाता था। 4 दीवारी के बावजूद घर में बर्फीली हवाएं आती थी। रेगिस्तानी इलाके वैसे भी बहुत ठंडे हो जाते हैं। उस वक्त भी हमें महसूस होता था कि जैसे घर के बाहर शोर शराबा होता है। रात को बहुत सी जैसे औरतें, बच्चे गुजरते हैं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई घोड़े हैं और उनका पूरा जैसे दल गुजर रहा है घोड़ों का, या बहुत से लोग घोड़ों पर सवार गुजर रहे हैं। और सुबह जब हम लोग उठते थे तो बाहर जो रेत होती थी उसके ऊपर भी घोड़ों के पैरों के निशान होते थे। गांव में किसी के पास भी इतने घोड़े नहीं थे, किसी का भी अस्तबल नहीं था। कभी भी किसी ने इस तरह से घोड़े नहीं भगाए थे, और वो भी इतने पुराने गांव में। रात के वक्त तो सवाल ही नहीं उठता था। अक्सर जब गांव के लोगों से ये बात पूछी जाती, जब भी चौराहे पर पंचायत बैठती गांव के, तो ये बात सरे फहरिस्त होती और जेरे बहस भी कि रात को पूरे गांव में घोड़े भागते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? तो गांव के बड़े बुजुर्गों का ये कहना था कि हमारे गांव कदीम पुराने गांव हैं और यहाँ पर सर्दी की रातों में बहुत से जिन्नात, उनके काफिले गुजरते हैं। और ये जो घोड़ों की आवाज़ है, ये चुड़ैलें आफते होती हैं। इनके पैरों की जो आवाज़ होती है वो ऐसी ही होती है, क्योंकि इनके पाँव जानवर जैसे होते हैं। एक पिछल पैरी होती है और एक चुड़ैल आफत होती है। ये चुड़ैल आफते हैं जो भागती हैं। पिछल पैरी मुकम्मल औरत के रूप में आती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। उसके पैरों की आवाज़ ऐसी नहीं होती। ये जो भागते हैं ये आफते चुड़ैलें हैं। ये बड़ी सख्त और जालिम होती हैं। कोशिश करो कि कम ही तुम लोग रात को बाहर निकला करो। ये सिलसिला तो कब से था और हम सुनते थे। अब अगर हमारे साथ एक अजीब सा मसला बनने लगा। मसला ये था, हम लोगों का जो, जैसे मैंने बताया, मिट्टी का घर है, किचन भी मिट्टी का है। हमारे गांव में किचन खुले ही होते हैं। बाहरी सहन के एक कोने में मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं, जिन पर
घर की औरतें खाना पकाती हैं, आसपास हम सब लोग आग के बैठ जाते हैं और खाना पकाकर वही आग कोयले अंदर ले जाते हैं। इसलिए हमें महसूस नहीं होता, हमें आदत है। हम लोगों की एक पुरानी मिट्टी की हांडी जो बाहर एक साथ ही मिट्टी के चूल्हे पर पड़ी रहती है, उसमें हम कभी कभार पानी गर्म किया करते हैं। उसमें हम खाना बहुत कम बनाते हैं। हम लोगों ने अपने खाने वाले नए बर्तन बनाए मिट्टी के, तो उसे पानी गर्म करने के लिए मखसूस कर दिया। रात को भी हम लोग जो कोयले बच जाते हैं उसके ऊपर पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। वो गर्म पानी सुबह हमारे बहुत काम आता है। बर्तन धोने में, नाश्ता बनाने में, हाथ मुंह धोने में वो गर्म पानी हमारे काम आता है। वरना डेरे पर जो पानी होता है, जो घड़ों में पानी रखा होता है, वो पानी तो ऐसे होते जैसे बर्फ जमी हुई है और वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहता। तो हम लोग वहां पर पानी रखते थे। कुछ तकरीबन 15-20 दिन पुरानी बात है। हम लोग सुबह उठे, जैसे ही मेरी बीवी ने गर्म पानी के बर्तन को खोला, हांडी को ढक्कन उठाया, उसके अंदर बकरे का सर था, काले रंग के बकरे का सर। हमारी तो जान ही निकल गई कि बकरे का सर कहाँ से आ गया। वो चीखें मारने लगी और मैं बाहर आया तो देखा हांडी में बकरे का सर था। कहाँ से आया हम नहीं जानते, लेकिन एक गौर करने वाली बात यह भी थी कि हमारे सहन में जानवर के पैरों के निशान लगे थे, मानो जिस तरह से कोई बैल, कोई गाय या कोई घोड़ा चलकर आया हो। बकरी के पांव भी वैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सर कैसे इस हांडी में आया? इसका तो ढक्कन भी ऊपर था। हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने वो पानी, वो सर बाहर निकाल कर फेंक दिया अपने घर के बाहर ही, और उसके बाद बर्तन को धोकर और फिर पानी भरने के लिए रख दिया, गर्म होने के लिए। अब ये सिलसिला ही शुरू हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जो बाहर वाली हांडी होती, उसमें बकरे का सर पड़ा होता। हम लोगों ने रात को पानी भर के रखना बंद कर दिया, इस खौफ से कि इसमें बकरे का सर पता नहीं कहाँ से आता है। अब जब हम लोगों ने बकरे का सर बाहर फेंकने शुरू किए, जिस दिन भी बकरे का सर निकलता हम बाहर फेंक देते, उसी रात घर के बाहर से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती। और वो आवाज ऐसी होती है जिस तरह से कोई गाय बोलती है, जिस तरह से कोई जानवर है और उसके रोने की आवाज है। डर के मारे हम बाहर भी ना निकलते, खौफ आता। इसी तरह से एक रात की बात है। ठंड बहुत शदीद थी, धुंध भी बहुत ज्यादा थी। हम लोगों को बाहर हलचल महसूस हुई। मैं और मेरी बीवी जाग रहे थे, बच्चे सो चुके थे। हलचल ऐसे महसूस हुई कि जिस तरह से बाहर कोई चल फिर रहा है। मेरी बीवी ने कहा कि मुझे लगता है कि बाहर कोई है, कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। हम लोगों की कुछ बकरियां भी थी जो हम लोगों ने एक कमरे में बांधी होती थी। रात को दरवाजा बंद कर देते थे उनको चारा वगैरह डालकर, कि जानवर को भी ठंड ना लगे। ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई चोरी करने आया है। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था, बस सर्दी थी, धुंध थी और कुछ भी नहीं था। मैंने से कहा कि कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम लोग फिर लेटने लगे, फिर बाहर से आवाजें आई। तभी महसूस हुआ जिस तरह से कोई बहुत भारी भरकम चीज हम लोगों के दरवाजे के साथ आकर टकराई है, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर हो, ऐसी कोई चीज हो। हम लोग तो डर गए और इतने खौफजदा हुए कि हम लोगों की हिम्मत ना हुई कि हम लोग दरवाजा खोलकर देखें। हम लोग अंदर ही लेटे रहे। इसी तरह से वो रात गुजर गई, धुंध, सर्दी, खौफ में। जो ही हमने सुबह दरवाजा खोला, एक काले बकरे का सर बिल्कुल हमारे दरवाजे के आगे पड़ा हुआ था, कमरे वाले दरवाजे पर। कटा हुआ बकरे का सर, आंखें नोची हुई थी। जब उसे हमने देखा हमारी चीखें निकल गई। वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। हम लोग तो डर गए कि माजरा क्या है। मैंने एक लकड़ी की मदद से उस सर को उठाया और बाहर फेंक कर आया। जहां पर मैं पहले सर फेंकता था जाकर, वहां पर देखा कोई सर नहीं था। चारों ओर जाकर देखा, कहीं कुछ नहीं था। पास एक और डेरा था, उनके पास गया। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता ये क्या मसला है और यहाँ पर कौन है जो बकरों के सर फेंकेगा, खुद बताओ। हर किसी के घर में अपने जानवर पाले हुए हैं, कोई तो अपने बकरों को इस तरह से ज़िबा नहीं करेगा ना। ये पता नहीं क्या माजरा है, तुम
किसी को लेकर आओ, किसी बुजुर्ग को, ये जिन्नात का कोई मामला लगता है। अब मैंने जब ये बात सुनी मैं बहुत डर गया। मैं वापस गया और मैंने ये बात जाकर अपनी बीवी को बताई। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो वहम है, मुझे तो शक पड़ता है हमारे इस डेरे को कोई खाली करवाना चाहता है, किसी की साजिश है। हमें शक इस तरह से हुआ क्योंकि कुछ अरसे से, करीब पिछले 6-7 माह से हमारे पीछे हमारे अपने ही बरादरी के कुछ लोग थे, वो लगे हुए थे। वो कहते थे ये डेरा हमें दे दो, हम तुम लोगों को नया डेरा बनवा देते हैं तुम्हारी जमीन रकबे पे, ये हमें दे दो, ये हमारी जमीनों के साथ है। उनकी जमीन का कुछ हिस्सा हमारे डेरे की पिछली साइड पर था। वो हमें मुंह मांगी कीमत भी देते थे, सब कुछ देते थे। तो हम उन्हें कहते थे हमने अपना घर नहीं छोड़ना, हमने अपने घर में ही रहना है। हमें उन पर शक हुआ कि शायद वो कोई ये हरकत कर रहे हैं, रात को आकर हमें डराने के लिए बकरों का सर फेंकते हैं, तो ये वो। मेरी बीवी ने कहा कि छोड़ो, किसी को लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हमें कोई वहम डाल देगा, अगर आप कोई खटपट हुई ना उठकर देख लेंगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए, कोई आहट, कोई शरारत, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग नॉर्मल हो गए। ठीक 2-3 दिन के बाद फिर से रात 12-12:30 बजे का टाइम होगा, बाहर वैसे ही हलचल और खटपट शुरू हो गई। मैं नींद में था, गहरी नींद में। मैंने आज सारा दिन खेतों में काम किया था। मेरी बीवी की आंख खुली, वो फौरन से उठी और उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। तो जो मंजर उसने देखा, जब उसने मुझे बताया तो मैं भी डर गया। उसका ये कहना था कि बाहर एक बिल्कुल झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत थी और वो पाँव घसीट कर, जैसे उसकी एक टांग भी खराब थी, वो अपनी एक टांग को घसीटती हुई चलती हुई आ रही थी। उसके पैर बिल्कुल ऐसे थे जैसे जानवरों के होते हैं, आधी आधी टांगे भी जानवर जैसी ही थी, जैसे घोड़े और बकरी की होती हैं। वो चलती हुई आ रही थी काले लिबास में, चेहरा भी फुल ढका हुआ था। उसके हाथ में काले बकरे का सर था। वो बकरे का सर लेकर उसी बर्तन के पास गई जिसमें हम पानी गर्म करते थे। मैं हक्की बक्की खड़ी उसे देख रही थी। उसने वो बकरे का सर हांडी में डाल दिया और ऊपर ढक्कन दे दिया और बहुत अजीबोगरीब अंदाज में उछलकर दीवार के ऊपर बैठ गई। वो मंजर बहुत डरावना था। जो वो दीवार पर बैठी थी उसकी वो टांगे, जानवर नुमा टांगे नजर आ रही थी। हाथ और बाजू बहुत अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े लंबे थे। वो कोई इंसान हो ही नहीं सकती थी। इतनी खौफनाक, इतनी डरावनी कोई इंसान नहीं हो सकता। जब मेरी बीवी ने ये सारा मंजर देखा, वो वहीं पर खड़ी खड़ी कांप रही थी और उसके गले से एक अजीब आवाज निकल रही थी। जब मैंने वो आवाज सुनी मुझे लगा शायद मेरी बीवी रो रही है। मैं फौरन से उठा, मैंने लालटेन जलाई तो वो आधी खिड़की खोले खिड़की में देखकर कांप रही थी। मैंने जैसे ही उसको हिलाया जुलाया, मैंने उसे कहा सकीना तुम्हें क्या हुआ है, मेरी बात का जवाब दो। उसका बाजू पकड़ा, खिड़की बंद की तो मैंने बाहर एक काले रंग का साया देखा, जैसे हमारे सहन में कोई काले रंग की परछाई है जो गुजर कर गई है। उसको मैंने बिठाया। उसकी तो जैसे आंखें बिल्कुल सकते में आई हुई थी, ना हिलती थी ना जुलती थी, पत्थर बन चुकी थी। मैं डर के मारे बाहर भी नहीं जा सकता था। पानी का एक मटका हमने अपने कमरे में रखा था, वहां से मैंने थोड़ा पानी लेकर और उसके मुंह पर जैसे ही छींटे मारे वो चीखें मारने लग गई। कहने लगी बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, बाहर कोई चुड़ैल आफत है। मैंने उससे कहा कि क्या मतलब। वो सांस लेती हुई भी डर रही थी कि कहीं ये आवाज भी वो ना सुन ले। वो सिर्फ चुप रहने का इशारा कर रही थी और बाहर मुसलसल हमारे सहन में ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई घोड़ा, कोई जानवर या कोई बकरी चलती है और उसके पैरों की आवाज है। हैरत अंगेज बात ये भी है, उसके गले में घंटी भी थी जो हमारी बकरियों के गले में, हमने गाय के गले में बांधी हुई थी कि जानवर जब चले फिरे और हमें पता हो। मैं डर गया बहुत ज्यादा। रात भर वो ऐसे ही बैठी रही, ना लेटती थी ना सोती थी ना लालटेन बंद करने देती थी, बस बैठकर विर्द ही किए जा रही थी। कभी दुरूद शरीफ पढ़ती, कभी आयतुल कुर्सी पढ़ती। सुबह जब मस्जिद में फजर की अजान हुई उस वक्त वो
जैसे थोड़ी सी होश में आई उसका वो खौफ टूटा। हम लोग उठे, वजू किया, नमाज पढ़ी और आकर वो सो गई। सुबह जब दिन चढ़ा तो बाहर जाकर देखा, आज फिर हांडी में बकरे का कटा हुआ सर था। उसने कहा इसको हाथ ना लगाना, इस बर्तन समेत ही इसको बाहर फेंक देते हैं। हमने उस मिट्टी की हांडी समेत उसे बाहर फेंक दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे बताओ रात हुआ क्या था तुम्हारे साथ, ना तुमने मुझे कोई बात बताई, ना तुम कुछ बोल रही थी, तुम्हारी हालत इतनी अजीब थी और तुम्हारे गले से खौफनाक आवाजें निकल रही थी। उसी टाइम उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं गहरी नींद में थी, एकदम से मेरी आंख खुली। आंख ऐसे खुली जैसे किसी ने छलांग लगाई है। मुझे लगा कि शायद कोई कूदकर हमारे घर में आया है कोई चोरी करने। तभी आवाज ऐसे आने लगी जिस तरह से कोई, पहले ऐसे लगा किसी कोई जानवर चल रहा है, फिर लगा कोई पाँव घसीट रहा है। मैं फौरन से उठी। मैंने कहा मैं देखती हूँ बाहर है कौन। जब मैंने देखा तो बाहर एक खौफनाक झुकी हुई बूढ़ी औरत थी, इसकी कमर बिल्कुल नीचे की तरफ थी। हाथ में कटा हुआ बकरे का सर था और वो बकरे का कटा हुआ सर लेकर उस बर्तन के पास कर उसने उस हांडी में वो डाल दिया। और तुम जानते हो वो बूढ़ी झुकी औरत, उसके पांव और टांगे जानवर जैसी थी। वो उछलकर छलांग लगाकर दीवार के ऊपर बैठ गई। उसके हाथ, उसके बाजू टेढ़े मेढ़े थे। उसे देखकर मेरी हालत गैर हो गई। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैंने देखा क्या है। उस वक्त मैं बोलना नहीं चाहती थी, मुझे इतना डर लग रहा था। हम लोग तो डर गए। हमारे सहन में भी वैसे ही पंजों के निशान थे। हम लोगों को इतना खौफ आया कि हम लोग गए। गांव में पंचायत लगती थी, वहां पर हमने बताया कि हमारे घर में भी ऐसे ऐसे मखलूक नजर आ रही है। गांव का जो वडेरा था उसने फौरन से मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा कि गांव में अक्सर जिन्नात हैं, इस मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। इनके घर में जो मखलूक नज़र आ रही है, इनकी हवेली में, इनके घर में बहुत घने दरख्त हैं और उन दरख्तों के ऊपर भी जिन्नात हैं। जिन्नात बाज़-औक़ात किसी जगह पर अपना बसेरा करना चाहें तो वो अपना आप ज़ाहिर करते हैं। ये जो बूढ़ी चुड़ैल इनके घर में नज़र आ रही है, ये चुड़ैल आफत इनके घर में, इनके डेरे पर बसेरा करना चाहती है, क्योंकि इनका डेरा जो है वो बिल्कुल आखिरी हदूद पर बनता है। इनके डेरे से आगे सिर्फ घना जंगल है, बल्कि जहाँ पर इनका डेरा उसके आसपास भी बहुत से घने दरख्त हैं। आबादी वहाँ पर है ही नहीं। ये मखलूकात अंधेरे में, घने दरख्तों में, घने जंगलों में रहती हैं। उसको बार बार इंसान की बू आती है, इसलिए वो शिकार की घर से बार बार अपना बसेरा करने के लिए, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर आती है। ये लोग हर रोज वो खाकर बाहर फेंक देते हैं। वो अपनी खुराक तो ले रही है, वो जो अपना हिस्सा इनके घर में रखने आती है वो अपनी निशानी और अपनी जगह बना रही है कि इस घर में उसने रहना है। पंचायत में जब ये बात की गई, सब बहुत ज्यादा डर गए। गांव के सभी लोग ये कहने लगे कि तुम लोगों ने बहुत आखिरी हदूद पर अपना डेरा और घर बनाया है, इसीलिए तुम्हारी तरफ ज्यादा जिन्नात आ रहे हैं। और ऐसे भी सर्दियों के मौसम में हमारे गांव में जंगल वाली तरफ से बहुत से जिन्नात आते भी हैं, क्योंकि मगरिब की अजान के बाद तकरीबन पूरा गांव वीरान हो जाता है। उस तरफ सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसलिए मौलवी साहब ने यह मशवरा दिया कि इस मखलूक को मैं निकाल नहीं सकता, ना इस मखलूक को मैं कैद कर सकता हूँ। इन लोगों को चाहिए कि ये रात को अपने सोने वाले कमरे के बाहर आग जलाकर रखें या अपने सहन में आग जलाकर रखें। वो फिर आना जाना छोड़ देगी, क्योंकि ये मखलूकात आग से डरते हैं। और यही मशवरा गांव के दूसरे लोगों को भी दिया गया कि अगर आपको अपने घरों में महसूस हो कि कोई मखलूक दाखिल होने की कोशिश कर रही है, आप लोग भी अपने घरों में सहन में गड्ढा करें और आग जलाएं। हमने कहा कि ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। हम लोग वापस घर आए। घर आकर हम लोगों ने अपने सहन में एक घड़ा सा बनाया। एक घड़ा बनाकर उसमें हमने सूखी लकड़ियां ढेर सारी रख दी और हमने सोचा कि जो ही रात को सोने जाएंगे कमरे में, उससे पहले हम लोग इस घड़े में आग जला देंगे, पता लग जाएगा कि वो चीज़ आती है या नहीं। हम लोगों ने ऐसा ही किया। हम लोगों ने उस रात आग जला दी। काफ़ी देर हम लोग आग के पास बैठे भी रहे। जब हम लोग आग के पास बैठे थे,
ठंडी हवाएं तो सब भी चल रही थी, लेकिन दूर एक अजीब सी चीख सुनाई देती थी। चीख ऐसे थी जिस तरह से कोई औरत है और वो बहुत ज्यादा डरावनी आवाज में चीख रही है, चिल्ला रही है। जब हमने वो चीखें सुनी, बच्चे डर गए। बच्चों ने कहा कि हमें डर लग रहा है, हमने बाहर नहीं बैठना। मैंने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ पर बैठना मुनासिब नहीं है, अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर आ गए अपने कमरे में, और आकर हम लोगों ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, बाहर आग जल रही थी। इसके बावजूद वो जो चीखें थी हमारे घर के करीब होती जा रही थी। हमें हमारे घर के आसपास बहुत सी चीखें सुनाई दे रही थी, और उन चीखों को सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। पहले वो चीखें बहुत दूर थी जब हम लोग बैठे, जो ही हम लोग अंदर कमरों में गए चीखें करीब से करीब हो गई, और ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई एक नहीं है, वो 6-7 औरतें हैं जो यूं खौफनाक आवाजों में चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। हम लोगों की तो हालत बहुत गैर होगी कि अब हम लोग क्या करें, ये क्या हो गया। तभी ऐसा लगा हमारे घर के बाहर कोई भूचाल सा आ गया, जैसे ढेरों जानवर हैं जो घर के आसपास भाग रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। इतना डर हम लोगों को लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि हमारी हालत गैर हो गई थी। फिर ऐसा लगा जैसे हमारे घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, उसको धक्के मार रहे हैं। हम लोग तो बस अंदर ऐसे थे कि जैसे मरने वाली हालत में है। ये सिलसिला 15-20 मिनट हमारे साथ हुआ। उसके बाद ऐसा लगा वो भागने की आवाजें, वो रोने की आवाजें, वो चीखों की आवाजें दूर जा रही हैं। कुछ देर के बाद मुकम्मल जैसे सन्नाटा हो गया। हम लोगों ने शुक्र अदा किया। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा, अभी भी आग जल रही थी, धुआं भी खासा उठ रहा था। कुछ लकड़ी इसमें ऐसी थी जो गीली थी, उसका धुआं भी बनकर उठ रहा था। उसके बाद हम लोग सुकून से सो गए। अगले दिन जब हम लोग सुबह जागे तो वो जो गड्ढे में राख थी, वो राख हमारे पूरे सहन में फैली हुई थी। हमें यह था कि शायद रात को आंधी और ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे राख फैल गई होगी। उस राख में, वो जो राख थी पूरे सहन में फैली हुई थी, और ऐसे थी जैसे काफी ज्यादा फैली हुई है। एक साइड पर तो बहुत ज्यादा थी, जिस तरफ हवा का रुख था। उस राख के ऊपर हम लोगों ने पैरों के निशान देखे। वो बहुत लंबे पैरों के निशान थे, एक एक पैर का निशान था, यानी एक पाँव अगर इधर है तो दूसरा उससे खासा दूर फासले पर है, फिर एक इधर है, फिर खासा दूर फासले पर है। हम लोगों को वो मौलवी साहब की बात याद आ गई कि वो जो पिछल पैरी होती है उसके पैर उल्टे होते हैं और बड़े लंबे होते हैं, और ये चुड़ैल आफत अक्सर जो होती है इनके जानवरों जैसे पैर होते हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा, अब ये क्या माजरा है, चीखू पुकार तो बाहर थी, फिर ये पैरों के निशान कैसे आए। हम लोगों ने जल्दी जल्दी ऐसे मिलकर सफाई की, वो राख उठाई, सारी घर से बाहर फेंक दी, खाना पकाना किया, अपनी जमीनों पर चले गए। अभी हम लोग तकरीबन शाम का टाइम था, अपने खेतों में काम करते। हम लोग बच्चों को भी डर के मारे साथ ले जाते, साथ ही डेरा था। पहले बच्चों को दरवाजा खोलकर घर में बिठा देते थे, बच्चे बाहर खेलते रहते थे। घर के बाहर भी हम लोगों ने तो चारपाई भी बाहर बिछा देते थे, बच्चे उस पर बैठ जाते थे, खेलते रहते थे। अब हमें थोड़ा डर था। हम लोग बच्चों को डेरे पर अपने साथ ले गए। हमारा घर सामने नजर आ रहा था। कुछ देर हम लोगों ने काम किया, देखते देखते सूरज गायब हो गया और बादल से आ गए। हम लोग चारपाई पर बैठे थे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे काम कर करके। तभी क्या देखते हैं, एक बहुत लंबी सी औरत दूर से चलती हुई आ रही है। औरत बहुत लंबी थी, नॉर्मल औरतों से लंबी, 6-7 फुट उसका कद था। उसने ये जैसे ब्राउन से कलर के कुर्ता शलवार पहनी हुई थी। वो औरत आकर हमारे घर के बाहर खड़ी हो गई, और थोड़ा सा पल्लू उसने चेहरे पर किया हुआ, चेहरा नजर नहीं आ रहा। मेरी बीवी कहती है कि ये औरत कौन खड़ी है हमारे घर के पास। मैंने से कहा पता नहीं कौन, और देखो ना इसका कद कितना लंबा है। अभी हम लोग ये बातें करें, वो औरत हमारे घर के अंदर चली गई। हम लोग भागे घर की तरफ कि ये औरत कौन है जो हमारे घर में भाग कर गई है। जैसे हम लोग घर में दाखिल हुए, वही पैरों के निशान जो राख के ऊपर थे हमारे घर की मिट्टी के फर्श के ऊपर लगे हुए थे, कीचड़ से भरे हुए। पूरा घर हम लोगों ने छान मारा,
کہیں وہ عورت نہیں تھی. اس کے پاؤں ہمارے گھر کے دروازے سے شروع ہو کر جہاں پر وہ کچن والی دیوار تھی وہاں تک جا رہے تھے، لیکن عورت کہیں بھی نہیں تھی. برآمدہ دیکھا، کمرے دیکھے، اوپر چھت دیکھا، ہر جگہ دیکھ لی. ہم لوگوں کی تو حالت بڑی خراب کی. یہ کیا، یہ ہمارے گھر میں کیا تھی، کون تھی یہ؟ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، فٹافٹ بھاگے باہر، ڈیرے سے اپنا سامان اٹھایا، گھر کے اندر آ گئے. اسی ٹائم ہم لوگوں نے آ کر شام ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر میں آگ جلا دی. جیسے ہم لوگوں نے آگ جلائی تو ہم لوگوں کے شہر میں جو درخت تھے پورے، ان درختوں کے اوپر جیسے بہت سے پرندے بولنے لگ گئے، عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے پرندے. پورے گھر کا منظر بڑا خوفناک تھا، عجیب سا. ہم لوگوں نے کہا کہ جلدی جلدی کچھ کھانا پکانا کر کے کمرے میں چلتے ہیں. اسی ٹائم ہم لوگوں نے گڑھے میں بھی آگ جلائی، چولہے میں بھی آگ جلائی، کھانا بنا رہے تھے. جب ہم لوگ کھانا بنا رہے تھے اس وقت بھی ہم لوگوں کو درختوں کے اوپر سے آوازیں آ رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا کچھ عورتیں بول رہی ہیں، اور ان کی آوازیں بھی بڑی عجیب سی تھیں. بچے بھی جیسے ڈر گئے، بچوں کو کمرے میں بٹھایا، جلدی جلدی کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر ہم لوگ کمرے کے اندر آ گئے. اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ گڑھے میں آگ چلانے کے باوجود بھی گھر میں وہ عورت جو تھی وہ نظر آنے لگ گئی. اس کی باہر موجودگی محسوس ہونے لگ گئی. جہاں پر ہم لوگ کھانا بناتے تھے ان برتنوں کو وہ چھیڑتی ہے، جو ہم لوگوں کے پانی کے مٹکے ہیں ان کو چھیڑتی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ایک دو اور لوگ تھے جو یہ جنات کے عملیات کرتے تھے، ان سے رابطہ کیا. ان لوگوں نے بھی ہمیں یہی کہہ دیا کہ یہ چڑیل آفت ہے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے، اس کے لیے تمہیں کسی بڑے عامل کے پاس جانا ہوگا. ہم نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ چڑیل آفت ہے یا ہمارے گھر کے جو درخت ہیں ان پر جنات ہیں؟ ہمیں کسی نے یہ بھی بتایا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ کچھ نیمبو ہیں، یہ لیمن لے کر ان لیمو کو تم لوگوں نے اپنے گھر کا جو برآمدہ ہے اس کے درمیان میں لٹکا دینے ہیں. اگر تو صبح تک یہ جو لیمو ہے یہ کالے رنگ کے ہو گئے، یہ جل گئے، تو اس کا مطلب ہے چڑیل آفت ہے. اور اگر ان کا رنگ خراب نہ ہوا، یہ نارمل رہے، تازہ رہے، تو پھر یہ ایسے جنات ہیں جو نقصان نہیں دیں گے. اس نے ہمیں 6-7 لیمو دے دیے، اور ہر لیمو میں کسی میں کالا دھاگا تھا، کسی میں سرخ دھاگا تھا، کسی میں پیلا دھاگا تھا. اس نے کہا کہ یہ جا کر تم نے اپنے گھر میں باندھ دینے. ہم وہ لیمو لے کر اپنے گھر آ گئے، اور وہ جو لیمو تھے ہم نے اپنے برآمدے کے درمیان میں ایک کیل کے ساتھ باندھ دی. ہم لوگوں نے جیسے ہی وہ لیمو لگائے، اسی رات ہم لوگوں کو اپنے گھر سے کسی بوڑھی عورت کے بولنے کی آوازیں آنے لگی. آدھی رات کا ٹائم تھا، صحن میں بہت تیز سردی تھی، آگ بھی چل رہی تھی گڑھے میں. اس کے باوجود اس عورت کی آوازیں گونج رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ گھر کی کسی دیوار پر بیٹھی بلند آواز میں بول رہی ہے. پوری رات وہ بولتی رہی اور شور مچاتی رہی. ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے. پوری رات ہم لوگوں نے ڈر کے گزاری، خوف میں گزاری. اتنی ٹھنڈ تھی اور ہمارے کمرے میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. یہاں تک کہ کمرے میں ہم لوگوں نے کوئلے دہکا کے رکھے ہوئے تھے، جس سے ہمارا کمرہ پہلے تو بہت زیادہ گرم ہو جاتا تھا، لیکن آج کمرے کا بھی درجہ حرارت بہت زیادہ جیسے گر چکا تھا. صبح ہم لوگ سب جاگے، بڑی مشکل سے ہم لوگوں سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. ہم سب کو بہت سا بخار ہو گئے، ہم لوگوں کی حالتیں بہت سا خراب ہو گئی. جو ہی ہم لوگ باہر نکلے، وہ جو سارے لیمو تھے وہ کالے سیاہ ہو چکے تھے. ایسے لگ رہا تھا انہیں ان دھاگوں پر لگائے ہوئے زمانے بیت گئے ہوں، جیسے مہینوں سے وہ ان دھاگوں کے اوپر لٹکے ہوں. وہ بری طرح سے جل چکے تھے اور ان کے اوپر جالے بھی لگ چکے تھے ایک ہی رات کے اندر. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. وہ لیمو اتار کر ہم لوگوں نے گھر سے باہر پھینک دیے. اس دن کے بعد سے وہ مخلوق ہمیں تنگ کرنے لگ گئی. اس کی آوازیں ہر رات آتی ہیں، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں ہم لوگ گھر میں سو سکیں. وہ بولتی ہے، وہ شور مچاتی ہے، بہت اس کی ڈراؤنی آواز ہے. 1-2 بار اس دوران بکرے کے کٹے ہوئے سر بھی گرے ہیں گھر میں. ہم لوگ وہاں پر نہیں رہ پا رہے، ہم لوگ بہت مصیبت میں ہیں، ہماری مدد کریں. ہمیں ایک بزرگ نے آپ کے بارے میں بتایا، وہ بھی روحانیت رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ چڑیل آفت ان مخلوقات کو بھی قید کر لیتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی گھر نہیں ہے،
हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, हम लोग बीमार हो गए हैं, अपने खेतों पर अपनी ज़मीनों पर काम भी नहीं कर पा रहे, हमारी मदद करें। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी। उनकी सारी बातें सुनने के बाद शाह साहब ने उन लोगों से ये कहा कि जब वो मखलूक तुम लोगों के घर में जाहिर होना शुरू हुई थी, जो पहली बार वो बकरे के सर लेकर आई, तुम लोगों ने देख भी लिया। इसके बावजूद तुम लोगों ने देर की। तुम लोग इंतज़ार में रहेगी, निकल जाएगी, चली जाएगी। फिर तुम लोगों ने अपनी तरफ से हरबे करने की कोशिश की, आग जलानी शुरू कर दी। वो लीमू जो थे उन पर पढ़ाई हुई भी थी बिना अमल के चुड़ैलाफत को निकालने की। इसीलिए उसने अपना आप जाहिर किया, अपनी आवाज़ में बोली, अपना बसेरा किया, अपना आप दिखाया तुम लोगों को, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थी और वो हर वक्त तुम लोगों के घर में मौजूद रहती है। उसके वो पैरों के निशान, उसका औरत के रूप में जाहिर होकर तुम्हारे घर में दाखिल होना, इस चीज़ की निशानी थी कि वो वहाँ पर है। कभी भी बिना अमल के कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई आमिल ही होता है जो जिन्नात, भूत प्रेत ऐसी जगहों पर जाकर हिसार बंदी करके फिर कोई अमल करता है। तुम लोगों ने लीमू लगा दिए, उन लीमुओं के ऊपर उसने दम किया हुआ था, पढ़ाई की हुई थी, जिससे वो तंग हुई, उसको तकलीफ हुई, क्योंकि वो हिसार के बिना लगाए गए थे। इसीलिए उसने तुम लोगों को बीमार किया, तुम लोगों पर असर किया। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको ना रोका गया तो वो ज़्यादा बीमारियां देगी। फिर अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुसीबत से, बहुत तकलीफ़ें, परेशानियां भी बाज़ औक़ात जिन्नात के ज़रिए बन जाती हैं। घर में भी मुश्किलात का सामना होगा, जैसे तुम लोग अब काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये जिन्नात बाज़ औक़ात इतना इंसान को तंग करते हैं कि घर से रिस्क तक गायब कर देते हैं, हर काम में रुकावट डाल देते हैं। तो इसके लिए मखसूस अमल करना होगा और ये अमल मुझे वहाँ पर जाकर ही करना होगा, क्योंकि एक बार वहाँ पर ये काम हो चुका है कि अमल के बिना वहाँ पर कोई चीज़ लगाई गई है और उसका रद्दी अमल बहुत सख्त आया है। इसलिए मुझे वहाँ पर चलकर ही उस मखलूक को निकालना होगा, वरना अगर उसका बसेरा वहाँ पर हो गया और 41 दिन उस बसेरे को हो गए तो फिर तुम लोग वहाँ पर रह नहीं सकोगे। फिर शाह साहब वहाँ पर खुद गए। वहाँ पर शाह साहब जब गए, हम लोग भी उनके साथ थे, कुछ खादिम थे, वो लोग थे। गाँव तो बहुत दूर था, ये भक्कर से आगे बिल्कुल वो जैसे वहाँ पर रेगिस्तानी इलाके थे। वहाँ पर वो मिट्टी के पुराने मकान, बड़े बड़े डेरों पर लोगों के घर थे और इनका घर भी एक डेरे पर ही था, जो कि खासा बड़ा घर था। घर के जो 4 दीवारें थी वो भी बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें थी। बाहर से सारा डेरा दिखाई देता था। लकड़ी का दरवाज़ा, बराए नाम, कोई 1 मिनट में चाहे तो कूद के अंदर आ जाए। सिर्फ और सिर्फ दरख्तों ने ही एक तरफ से उस घर को ढका हुआ था, जो हिफाजत महसूस होती थी। उस घर में जब शाह साहब दाखिल हुए तो दरख्तों के ऊपर से बहुत से कौवे और बहुत से परिंदे उड़े, क्योंकि वो जिन्नात थे और जिन्नात अक्सर इन परिंदों के रूप में अपना आप जाहिर करते हैं। फिर शाह साहब ने उस गड्ढे की तरफ रुख किया जहाँ पर ये लोग आग जलाते थे और उस किचन की तरफ रुख किया जहाँ पर वो मिट्टी की हांडी में बकरे का सर रख के जाती थी, वो चुड़ैलाफत। जब शाह साहब ने हिसार बंदी की, जिस जगह पर गड्ढे में आग जलाते थे वहाँ पर और लकड़ी रखवाई, पढ़ाई करना शुरू की, शाम हो गई, मगरिब हो गई, तो जो उनका चूल्हा था मट्टी का, जहाँ पर वो लोग खाना बनाते थे, वहाँ पर कोई लकड़ी वगैरह नहीं जल रही थी। इसके बावजूद उसमें से धुआं उठना शुरू हो गया, जो कि निशानी थी उस मखलूक की, उसकी मौजूदगी की। फिर ऐसे महसूस होने लगे जिस तरह से कोई बूढ़ी औरत है और वो दूर खड़ी होकर बोल रही है, कुछ कह रही है, पुकार रही है। शाह साहब ने फिर अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन सब लोगों को हिसार में बिठाया गया। अभी पढ़ाई कर ही रहे थे। धुंध और हवा बहुत तेज थी, धुंध भी थी और धुंध के साथ हवा भी चल रही थी। बहुत सख्त सर्दी थी। उस गड्ढे में आग जल रही थी और शाह साहब पास बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हीं दरख्तों के दरमियान एक झुकी हुई बूढ़ी औरत नमूदार हुई। वो औरत वहां पर खड़ी होकर मुसलसल बोल रही थी। वो क्या जुबान थी, वो क्या लफ्ज थे, उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अब शाह साहब पढ़ाई करते जा रहे थे और वो कदम ब कदम थोड़ी आगे भी होती, फिर पीछे होती, फिर आगे होती। फिर उसके बाद जैसे सहन में पथराव भी हुआ,
लेकिन कोई भी पत्थर उस हिसार के करीब नहीं आया जहाँ पर शाह साहब पढ़ाई कर रहे थे, या उनके पीछे हिसार में हम लोग बैठे हुए थे। आग मुसलसल जल रही थी। शाह साहब उसमें 2 से 3 बार तावीज़ फेंक चुके थे। जब तीसरी बार शाह साहब ने पढ़ाई करके तावीज़ फेंका तो वो जो पत्थर गिर रहे थे वो पथराव बंद हो गया, और उसके बाद वो जो बूढ़ी औरत थी वो भी जैसे दरख्तों में ही गायब हो गई। थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया। उसके बाद अभी भी शाह साहब ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई जारी थी। हवा और तेज हो गई और वो जो आग थी वो भी और मुसलसल दहकने लग गई। एक अजीब सी फिजा में बू सी फैल गई, जिस तरह से कोई गोश्त वगैरह जलता है ऐसी बू, और बहुत ज़्यादा तेज थी वो बू, जैसे बाल जल रहे हैं, जैसे कोई गोश्त जल रहा है, ऐसे हवा में फैली हुई थी। अभी मुसलसल पढ़ाई के बावजूद 1 घंटा गुजर गया था। कोई हलचल, कोई आहट नहीं हो रही थी। जब शाह साहब ने 7वां तावीज़ जलाया, उसके थोड़ी ही देर के बाद एक भयानक चीख गूंजी। वो चीख इतनी खौफनाक थी, कैसे महसूस हो रहा था नौज़बिल्लाह जिस तरह से कोई बहुत अजियत में चीखा है। बड़ी ऊंची चीख थी। इनके घर का दरवाजा खुल गया। लकड़ी का दरवाजा बंद था। 4 दीवारी तो पहले बहुत छोटी थी। वो लकड़ी का दरवाजा जब खुला तो ऐसा महसूस हुआ वो काले रंग की परछाई है। एक काले रंग का साया और परछाई थी जो वहां से निकलकर बाहर गए। मैंने खुद अपनी आंखों से उस परछाई को देखा। वो एक काले रंग का साया था, और भाई जो वो छोटी दीवारें थी उस घर की 4 दीवारी की, वहां से वो साए और वो जो परछाई थी वो दूर होने लग गई। थोड़ी ही देर के बाद एक और चीख गूंजी, लेकिन वो बहुत दूर थी, जिस तरह से किसी वीराने में या दूर किसी जंगल में चीख गूंजती है। फिर वो चीख गुम हो गई, गायब हो गई। फिजा में वो आने वाली जले बालों की और जले हुए गोश्त की बू भी आना बंद हो गई। शाह साहब ने हिसार से उठकर पूरे घर का चक्कर लगाया। खास तौर पर जिस तरह वो दरख्त थे, उन दरख्तों में जाकर पढ़ाई की और हिसार किया। उस घर पर भी हिसार किया। वो जो घर का आदमी था, मालिक था, उसे कहा कि उठकर अपने घर के चारों कोनों में ये एक तावीज़ जमीन में गाड़ो। उसने उसी टाइम अपने घर के चारों मिट्टी के कोनों में जगह बनाकर तावीज़ गाड़ दिए, और उन तावीज़ों के ऊपर एक एक कील लगा दिया गया। शाह साहब ने कहा कि अब कभी भी ना तो ये कील निकलने चाहिए और ना ही ये तावीज़ात निकलने चाहिए। अगर ये हिसार बंदी ना की जाती तो ये चुड़ैल तुम लोगों को जान से मार देती और तुम लोगों का पता भी ना चलता। ये इतनी सख्त मखलूक थी, ये एक चुड़ैल आफत डाइन थी जो यहाँ पर बसेरा करने के लिए आई थी, और ये आदमखोर थी। ये जो बकरे के सर और ये सारा कुछ था, ये जो जाहिर कर रही थी, वो इसीलिए जाहिर कर रही थी कि तुम लोग इसके जाल में फंसो। तुम लोगों को वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वो पिछले तकरीबन 21 रोज से तुम लोगों के घर में ही थी। कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब वो तुम्हारे घर से बाहर जाती। रात भर वो अपने असल रूप में तुम्हारे घर में चलती फिरती थी। ये जो सामने वाली दीवार है, इस दीवार के ऊपर उसका ज्यादा बसेरा था। इस दीवार के ऊपर वो हर वक्त ही बैठी रहती थी और तुम लोगों को देखती रहती थी। तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी उसकी नजर थी। ये मखलूकात बच्चों को खा जाती हैं, उनको निगल लेती हैं। ये इतनी सख्त मखलूकात होती हैं। कभी भी तुम लोगों ने अब शाम के बाद अपने घर का दरवाजा खुला नहीं रखना। तुम लोगों के घर का दरवाजा अक्सर दिन के वक्त भी खुला रहता है और शाम में भी। तो उनका ये कहना था कि अक्सर हमारे से ये गलती हो जाती है। डेरा पास होने की वजह से गर्मियों में तो हमारा ये दरवाजा देर तक खुला रहता है, सर्दियों में कोशिश करते हैं जल्दी बंद हो जाए। फिर शाह साहब ने कहा ये 4 दीवारी भी थोड़ी ऊपर करवानी होगी। ये 4 दीवारी बहुत नीचे है और इन दरख्तों पर बहुत शरीर जन्नात रहते हैं जो अक्सर जानबूझकर भी तंग करते हैं। खाली जगह होने की वजह से कोयले खाने के लिए, राख उठाने के लिए, हड्डियां खाने के लिए ये जिन्नात घरों का रुख करते हैं। रात को सोते वक्त अपने किचन के आसपास तुम लोगों ने आयतुल कुर्सी का हिसार करना है और ये हिफाजत के तावीज़ अपने गले में डालने हैं और कुछ हिफाजत के तावीज़ अपने घर के अंदर भी लगा दो। इंशाल्लाह दोबारा ये मखलूक नहीं आएगी।
कुछ दिन के बाद तुम लोगों ने आकर मुझे सूरत हाल जरूर बतानी है। फिर उसी वक्त हम लोग उस गांव से निकल पड़े और तकरीबन आधी रात को वापस पहुंचे। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। सर्दी जोरों पर थी। तकरीबन 5-6 दिन के बाद वो लोग फिर आए और आकर अपने अहवाल बताने लगे। उन लोगों का ये कहना था कि जिस दिन से आप हिसार बंदी करके गए हैं, जिस दिन से आपने हमारे घर में वो कील लगवाए हैं, ताबीज लगवाए हैं, हम लोग सुकून से सोने लगे हैं। अब ना तो घर में किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है और ना ही कोई परछाई नजर आती है। वरना हालात ये हो गए थे कि शाम होते ही हमें अपने घर की दीवारों के ऊपर काले साए नजर आने लग जाते थे। हम चाहकर भी कमरे से बाहर नहीं बैठ सकते थे। अगर किसी बच्चे ने या हमने बाथरूम में जाना होता था तो तब भी हमें काले साए पहले नजर आते थे। हम लोग डरते डरते बाहर निकलते थे। जब बोलते थे, खांसते थे, हमारी आवाज आती थी तो वो साए गायब हो जाते थे। और जब भी हम लोग बाथरूम की तरफ जाते थे, हमें वाज़ेह महसूस होता था कि दरख्तों के करीब या दरख्तों के दरमियान में कोई औरत खड़ी है। कई बार हमने इसे देखा था। तो अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन से आपने हमारे घर में हिसार बंदी की, अमल किया, तावीज़ लगाई, उस मखलूक को निकाला हमारे घर से, हम सुकून से सोते हैं। हमें कोई आवाज़ नहीं आती। हमने घर की 4 दीवारी भी ऊंची कर ली है। और जैसे आपने बताया उसी तरह से हम लोगों ने किचन पर हिसार भी किया और अपने कमरों पर भी। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करने आए हैं। हम हमेशा कोशिश रखेंगे कि मगरिब के बाद घर के दरवाजे खुले ना छोड़ें और ना ही घर में शाम के बाद अंधेरा रखें। इस तरह से शाह साहब ने उन लोगों की मदद की और वो लोग वहां से चले गए। नाना जी ने हमें ये भी बताया कि गांव के अक्सर जो घर होते हैं वो दूर दराज डेरों पर होते हैं। लोग डेरों पर घर बना लेते हैं। बहुत से गांव में आजकल, आज के दौर में भी ये कल्चर है कि लोग अपने डेरों पर अपने घर बनाते हैं। आबादियों से दूर गांव में घर बना लेते हैं। आसपास सब्जा होता है, आसपास खुली जगह होती हैं। तो जब वहां से मगरिब के बाद रात के पिछले पहर में, आधी रात में जिन्नात गुजरते हैं तो फिर वो उन्हें तंग करते हैं, डराते हैं। और अक्सर मैंने भी ये सुना है कि जो दूर दराज के गांव होते हैं वहां पर सर्दियों में बहुत से जिन्नात गुजरते हैं, वीरानों से जिन्नात गुजरते हैं। वो अपना आप जाहिर करते हैं। कभी बहुत से जानवरों की आवाज़ें आना, कभी बहुत से परिंदों की, इस तरह से भी बाजू का जिन्नात ऐसे रूप में भी गुजरते हैं। ये कभी कभार रात के पिछले पहर में बहुत से लोगों की आवाज़ें गूंजना वीरानों से, वो सब जिन्नात ही होते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जो नाना जी हमें समझाते थे, हम हमेशा वो काम अपनी जिंदगी में भी करते थे। तो ये नाना जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जिससे इसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं, जो वो बताते हैं, वो उनकी जिंदगी के तजुर्बात होते हैं। वो उन सारी चीज़ों से गुजर कर आए होते हैं जो हमें वो समझाते हैं कि हमें वो नहीं करना। और अगर हम लोग उन बातों पर, उन चीज़ों पर अमल करें तो हम लोग बहुत से खतरात से बच सकते हैं। जैसे कि घर लेने से पहले, कोई भी जगह खरीदने से पहले हमेशा उसको एक दफ़ा दिखा लेना चाहिए। मगरिब की अजान होते साथ ही बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और रोशनियाँ जला लेनी चाहिए, क्योंकि मगरिब की अजान के बाद बहुत से जिन्नात जो होते हैं वो अल्लाह के हुक्म से आज़ाद होते हैं, आसमान से उतरते हैं। फिर जिन घरों के दरवाजे खुले हों, जिन घरों में अंधेरे हों, जो घर वीरान हों, वो जिन्नात वहाँ पर अपना बसेरा कर लेते हैं, मुकीम हो जाते हैं। और अल्लाह माफ़ करे, फिर जब वहाँ पर इंसान जाते हैं उनको वो डराते हैं और तंग करते हैं। हर रोज़ मैं आप लोगों से ऐसी कहानियाँ इसीलिए शेयर करती हूँ कि ये लोगों की जिंदगियों के वो वाक़यात होते हैं जिन्हें सुनकर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये थी नाना जी की आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो अच्छा कमेंट किया करें और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें, क्योंकि मुझे इस चैनल पर भी आप लोगों की उतनी ही सपोर्ट चाहिए जैसे आप लोग खौफनाक कहानियों को पसंद करते हैं। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी जरूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।